everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start a series of lectures जिसमें हम जो भी हमारा EMRS, वैसे तो KVS NVS में जो सिलेबस दे रखा है वो EMRS के टीयर 2 एग्ज़ाम के जैसा ही है, दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं EMRS को। तो EMRS का जो हमारा टीयर 2 पेपर होगा जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट आता है, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्टिव और कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कंटेंट, मतलब थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे कि कैसे उस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, और हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज, जिसमें हम बात करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड की, द लिविंग वर्ल्ड। देखो मोस्टली कंटेंट हमारा NCERT बेस्ड रहेगा, ठीक है, बट कुछ हो सकते हैं टॉपिक जो हमारे उस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं दिए गए बट NCERT में किसी और चैप्टर में दिए गए, जैसे 11th के चैप्टर में ना दे के 12th के में दे रखे हैं, ठीक है। तो हम कुछ कंटेंट है जो हमारा सिलेबस में मेंशन कर रखा है पर NCERT के उस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं है, वो भी इंक्लूड करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लिविंग क्या होती है, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन, देन टेक्सोनॉमी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक्स क्या होती है, स्पीसीज और स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज को डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर एंड देन हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में समझेंगे और फिर कुछ MCQ डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड वॉचिंग माय वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से जो हमारा क्या है, व्हाट इज़ लिविंग। देखो लिविंग क्या है, आप खुद से सोचो लिविंग क्या है। एक यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें, अगर हम केमिस्ट्री देखें किसी लिविंग बीइंग की, अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे देखूं लिविंग बीइंग को, ठीक है, वैसे तो लिविंग चीज़ें हों या नॉन लिविंग चीज़ें हों, सभी चीज़ें किससे मिलके बनी होती हैं, एटम से मिलके बनी होती हैं। सारी चीज़ें क्या मैटर है और सभी अल्टीमेटली एटम से मिलके बनी होती है। और एटम को हम तोड़े तो 3 पार्टिकल में टूटता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स में टूटता है। और एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे बायोमॉलिक्यूल्स भी बनाएंगे। अगर हम किसकी बात करें, लिविंग बीइंग्स की, वही बायोमॉलिक्यूल्स मिलके सेल्स बनाएंगे, फिर टिश्यूज़ बनेंगे, और वही टिश्यूज़ मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो हम देखें, अगर बेसिक लेवल देखें, हम क्या देखें, लेवल देखें लिविंग सिस्टम का। मैं बोल रही हूँ अगर मैं लिविंग सिस्टम के अंदर, किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर मैं लेवल चेक करूँ कि कैसे कैसे बनता है एक ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है पार्टिकल्स जुड़ के क्या बनाएंगे, एटम्स बनाएंगे, एटम्स जुड़ के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। वो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। वो बायोमॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारे कुछ ऑर्गेनिक होंगे इसमें से, कुछ हमारे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक होंगे, ठीक है। अब ये मिलके क्या बनाएंगे, सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे, सेल्स क्या करेंगी, टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करेंगी, और टिश्यूज़ क्या करेंगे, ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएगा, एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा। तो वैसे तो हम देखें तो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो एक लिविंग सिस्टम या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन चीज़ों से मिलके क्या होता है, बना होता है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है कि लिविंग को आप डिफाइन कैसे करोगे, है ना, लिविंग है क्या। तो लिविंग क्या है, देखते हैं लिविंग क्या है। एक यूनिक प्रोसेस है, या बोल सकते हैं यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मॉलिक्यूल्स की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम लिविंग सिस्टम की बात करें तो क्या आएगा हमारे पास, बायोमॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, है ना, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज हो रखे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस। और वो क्या करते हैं, खुद को वो केमिकल्स एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेसिंग किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू केमिकल रिएक्शंस। और ये केमिकल रिएक्शंस क्या करती हैं,
लीड टू ग्रोथ। ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से ग्रोथ होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, डेवलपमेंट होती है, वो रिस्पॉन्स शो करता है अपने इन्वायरमेंट में, रिस्पॉन्सिवनेस आती है उसके अंदर, वो अडेप्ट करता है किसी नए इन्वायरमेंट के अंदर, अडेप्टेशन शो करता है, एंड रिप्रोडक्शन करता है, मतलब प्रजनन करता है और अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग? लिविंग इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो भी मॉलिक्यूल हैं वो ऑर्गेनाइज हो रखे होते हैं और वो मॉलिक्यूल अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, और जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या आता है? ग्रोथ होती है ऑर्गेनिजम्स की, ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन शो करता है, रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है इन्वायरमेंट की तरफ। इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं जिसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे हीट की तरफ, कोल्ड की तरफ, ठीक है, हंगर की तरफ, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है, इन्वायरमेंट में अडेप्ट करता है और रिप्रोडक्शन करता है। तो ये क्या है? लिविंग। लिविंग को मैं कैसे डिफाइन करूंगी? अगेन आई एम रिपीटिंग, लिविंग इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेनली क्या? बायोमोलिक्यूल्स, एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस, जो खुद को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है, वो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं, एडेप्टेशन शो करते हैं एंड रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वो अपने आप की कॉपी बना सकता है, रेप्लिका बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वो इवोल्व करता है, जैसे ह्यूमन बींग्स इवोल्व करते हैं, कोई भी स्पीसीज इवोल्व करती है। सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। सेल्फ रेगुलेटिंग क्या? जैसे मैं अपने आप के सिस्टम को, मैं अपनी बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करती हूँ किस में ढालने के लिए, अडेप्ट करने के लिए इन्वायरमेंट में, है ना। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम होता है। हम क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, है ना, ताकि हम क्या बन सके? कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्सिबल टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, इसके कैपेबल बनते हैं, इसलिए हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इवोल्व करता है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग करता है। सेल्फ रेगुलेटिंग में जैसे अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा, अपना पीएच मेंटेन करेगा, आयंस की कंसंट्रेशन मेंटेन करेगा, ठीक है, अपने अंदर वाटर कंटेंट मेंटेन करेगा, जिसको हम अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो ये अपने आप को क्या करेगा? सेल्फ रेगुलेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, सिस्टम, इंटरेक्टिव सिस्टम बनाएगा अपनी बॉडी का, ताकि वो बायोटिक और जो एबायोटिक कंपोनेंट होंगे किसके? इन्वायरमेंट के, उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, है ना। और जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा इन्वायरमेंट में, क्या स्टिमुलाई हो सकता है? कोई केमिकल हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म एक स्टिमुलाई का काम कर सकता है, टेम्परेचर एक स्टिमुलाई का काम कर सकता है, ठीक है, इन स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कुछ प्रॉपर्टी दी गई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो ग्रोथ शो करते हैं, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, जो भी चेंज होगा इन्वायरमेंट में, जैसे टेम्परेचर में चेंज, ह्यूमिडिटी में चेंज, ऑर्गेनिजम्स का आ जाना, ये सब क्या है? स्टिमुलाई है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होता है उसका, जैसे सेल्स, अब हमने बात की थी ना ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बन के मिलके सेल्स बना रहे हैं, सेल्स में मिलके टिश्यूज़ बना रहे हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। अब ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल यहाँ पे बोला जाता है कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या फिर उसमें क्या पाया जाता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, या उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, ठीक है, कैसी उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। होम्योस्टेसिस के बारे में बात करेंगे कि लिविंग सिस्टम होम्योस्टेसिस शो करते हैं, एडेप्टेशन शो करते हैं एंड कॉन्शियसनेस शो करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से। देखो, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब हम डिफरेंट एस्पेक्ट में देखते हैं। ग्रोथ का मतलब हो सकता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल,
किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स का बढ़ जाना। या ग्रोथ क्या हो सकता है, इंक्रीज इन मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मास कैसे बढ़ेगा, सेल्स डिवीजन बढ़ जाएगा, सेल का डिवीजन बढ़ जाएगा, डिवाइड करेंगे सेल्स। ठीक है, अब जो या तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ सकती हैं, या फिर मास बढ़ सकता है, या वॉल्यूम बढ़ सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का, है ना। वॉल्यूम भी क्या होगा, उसके अंदर मैटर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो एनिमल है, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। अब इनकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, लिमिटेड टाइम स्पेन के लिए होती है, लिमिटेड टाइम स्पेन तक होती है ये। जैसे हमने बोल दिया कि 21 ईयर्स तक वो ग्रो करेंगे। ठीक है, अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो क्या होती है, थ्रू आउट ऑफ देयर लाइफ, क्या होती है, थ्रू आउट ऑफ देयर लाइफ होती है। ठीक है, कोई सर्टेन एज नहीं है जिस तक वो ग्रो करेंगे, उनकी सेल को काट दो फिर ग्रो कर जाएंगी। ठीक है, क्यों ग्रो करती हैं वो, ग्रोथ क्यों होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। किसकी वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करती हैं। क्या करती है, कॉन्टीन्यूसली डिवीजन की स्टेट में होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स भी ग्रोथ है, इंक्रीज इन मास भी ग्रोथ है, या सेल के वॉल्यूम में ग्रोथ होगी तब भी हमारी ग्रोथ है। एनिमल्स में एक फिक्स्ड ड्यूरेशन तक, हमारे सर्टेन एज तक क्या होती है, ग्रोथ होती है। प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या है, मास में या साइज में बढ़ना, इंक्रीज इन मास एंड साइज। ठीक है, बट जब हम कूड़े की ढेर देखते हैं, है ना, कूड़े का ढेर देखते हैं जब हम, जैसे हम दिल्ली में देखें तो पहाड़ बना हुआ है कूड़े का, तो वो भी क्या है, वो भी तो बढ़ रहा है ना, साइज़ में बढ़ रहा है। उसमें भी तो क्या हो रहा है, अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, अक्यूमुलेशन हो रहा है उसमें भी मटेरियल्स का, अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। लिविंग सिस्टम में भी मटेरियल अक्यूमुलेट होता है तभी मास में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीप ऑफ गार्बेज है, यहाँ पे जो हीप ऑफ गार्बेज है वो भी क्या है, वो भी क्या है, यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है। क्या कह सकते हैं हम कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो ग्रोथ शो करते ही हैं, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हीप ऑफ गार्बेज भी क्या कर रही है, ग्रोथ शो कर रही है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो ग्रोथ कैन नॉट बी द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग सिस्टम। मैं ये नहीं कह सकती ग्रोथ की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा लिविंग सिस्टम का, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब नॉन लिविंग सिस्टम भी ग्रोथ शो करते हैं। जैसे भाई कूड़े का ढेर बढ़ जाना, ठीक है, पहाड़ अपने साइज़ में बढ़ जाते हैं, पहाड़ भी तो ग्रो करते रहते हैं ना, नहीं जैसे हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो मास ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, पठार प्लेट्यू भी बढ़ते रहते हैं। तो ग्रोथ हमारे नॉन लिविंग सिस्टम में भी पाई जाती है और लिविंग सिस्टम में भी पाई जाती है, इसीलिए ये एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता किसका, लिविंग बींग्स का। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की बात करती है एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी कह सकते हैं, प्रोजेनी को और हम क्या बोल सकते हैं, वाई आएगा यहाँ पे प्रोजेनी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, डॉटर सेल, इसको क्या बोल सकते हैं, डॉटर सेल। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी और डॉटर सेल्स, ऐसी डॉटर सेल्स जो सिमिलर फीचर्स की हो, है ना, हैविंग सिमिलर फीचर एज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, हैविंग सिमिलर फीचर्स टू देयर पेरेंट्स, टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स जैसे ही उनके क्या होने चाहिए, फीचर्स होने चाहिए। जैसे एक काऊ है वो काफ को जन्म देगी, ठीक है, इसी तरह जो डॉग है वो मतलब बिच एक्चुअली वो किसको जन्म देगी, वो एक हमारे पपी को जन्म देगी। ठीक है, इसी तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं वो यंग वंस को जन्म देंगे, है ना, यंग वंस को। अब ये सारे कैसे दिखाई देते हैं, सिमिलर फीचर्स के होते हैं, अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, सिमिलर फीचर्स के होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोजेनी हुई ये क्या हुई, जो काफ है यहाँ पे, पपी है या यंग बींग्स है, ये क्या है, ये प्रोजेनी है, ये प्रोजेनी है, या फिर इसको हम डॉटर सेल्स बोल सकते हैं। काऊ की डॉटर सेल या प्रोजेनी काफ होगी, बिच की पपी हो गया, ह्यूमन बींग का यंग वन हो गया, तो ये क्या होंगे, प्रोजेनी होगी या डॉटर सेल्स होगी। अब इनके फीचर्स कैसे, अपने पेरेंट्स जैसे हैं। तो क्या कह सकती हूँ मैं, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ देयर पेरेंट्स।
ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन को दो प्रोसेस, मेन प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म करते हैं। एक होती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक मेल होता है और एक क्या होती है फीमेल होती है। इनके अंदर मेल के अंदर मेल गैमेट बनता है, जैसे मोस्टली हम उसको स्पर्म बोलते हैं। फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनता है, जिसको हम मोस्टली ओवा बोलते हैं। गैमेट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट कह सकते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव यूनिट कह सकते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हैं। अब ये ओवा और स्पर्म जब बन जाते हैं तो इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन नथिंग बल्कि इन दोनों का न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाता है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज फर्टिलाइजेशन। जिसके बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल होती है जो बनती है, फिर डिवीजन करती है, और डिवीजन करके क्या बनाती है, एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो में और हमारी प्रोसेस होती है और एक हमारा फिटस बन जाता है। सिंगल पेरेंट में क्या होता है, सिंगल पेरेंट में ना गैमेट बनते, ना फर्टिलाइजेशन होता, ना जाइगोट बनता, ना एम्ब्रियो बनती। सिंगल पेरेंट्स में या तो बाइनरी फिजन होगा, या बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाएगा, या हमारा बडिंग के थ्रू हो जाएगा, या फिर मल्टीपल फिजन के थ्रू हो जाएगा, या फिर मल्टीपल फिजन के थ्रू हो जाएगा, या फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाएगा, जिसको हम रीजनरेशन भी बोल सकते हैं कि फ्रेगमेंटेड हो गया और रीजनरेशन हो गई। ठीक है, प्लेन एरिया के अंदर ऐसे होता है। तो देखो, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ना गैमेट बनते हैं, ना फर्टिलाइजेशन होता है, ना जाइगोट बनता, डायरेक्ट इंडिविजुअल बन जाता है। बाइनरी फिजन जैसे बैक्टीरिया के अंदर एक सेल होती है, दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। मल्टीपल फिजन जैसे प्लाज्मोडियम के अंदर एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं और फिर सेल फट जाती है, वो सारे न्यूक्लियाई जनरेट होके अलग अलग इंडिविजुअल दे देते हैं। रीजनरेशन प्लेन एरिया के अंदर होती है। बडिंग हमारी ईस्ट के अंदर भी होती है और हाइड्रा के अंदर भी होती है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हमारी स्पाइरोगायरा के अंदर होती है, जो कि हमारी क्या होती है, यहाँ पे एल्गी होती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्शन डिफरेंट प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम रिप्रोडक्शन में बात करें, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा प्रोटिस्टा हो सकता है, जिसमें हमारा फॉर एग्जांपल अमीबा आ गया या पैरामीशियम आ गया। ठीक है, पैरामीशियम आ गया, ये सब क्या है, हमारे प्रोटोजोआन्स है। ठीक है, और हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन। ठीक है, अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। अब ये सेल क्या करती है, दो में इस तरह से डिवाइड होती है, और फिर इसका सेल वॉल सेपरेट हो जाती है, न्यूक्लियाई सेपरेट हो जाते हैं, दो डॉटर सेल्स बन जाती है। तो यही जो प्रोसेस है, यही हमारे एडल्ट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में किसी पार्ट को ग्रो करने के लिए एक सेल को दो सेल में डिवाइड करना पड़ता है, और यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए एक सेल को दो सेल में डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ है, ग्रोथ एंड जो रिप्रोडक्शन है वो सेम है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम, दोनों में सेम है। ग्रोथ भी सेल के डिवीजन से ही होती है और रिप्रोडक्शन भी सेल के डिवीजन से भी होता है। ठीक है, तो मैं क्या नहीं कह सकती कि भाई जो रिप्रोडक्शन है वो सेम होता है, जिसमें एक सेल या वो ग्रो करे, ग्रोथ भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसका ही टाइप होता है, रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन भी किसका टाइप होता है, ग्रोथ का। फिर यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्टीराइल होते हैं, जो क्या होते हैं, स्टीराइल होते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। जो क्या होते हैं, स्टीराइल होते हैं। स्टीराइल मतलब जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, जैसे म्यूल हो गया, वर्कर बीज होगी, इनफर्टाइल जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन कपल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो स्टीराइल होते हैं, वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। तो मैं क्या नहीं कह सकती कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बींग्स की, क्योंकि कुछ लिविंग बींग्स है जो रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है समझते हैं। मेटाबॉलिज्म होता है सम किसका, जितनी भी टोटल बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर, उन सब का सम कर दो, उन सारी रिएक्शंस को मिला दो, वो मेटाबॉलिज्म है। तो क्या है, सम टोटल
ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, जो किसके अंदर हो रही है, इनसाइड अ लिविंग सिस्टम, इनसाइड अ लिविंग सिस्टम, एक लिविंग सिस्टम के अंदर हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये हमारा, क्या ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं इनको मैं लेबोरेटरी में भी कर सकती हूँ, इसको मैं सेल फ्री सिस्टम के अंदर भी कर सकती हूँ। सेल फ्री सिस्टम के अंदर मतलब कि लेबोरेटरी में भी कर सकती हूँ। जब हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो। और जब हम लिविंग सिस्टम के अंदर करते हैं तो उसको इन वाइवो बोलते हैं। ठीक है, तो इन विट्रो भी मैं कर सकती हूँ, मतलब लैब के अंदर में भी मैं सेम टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर सकती हूँ जो मैं लिविंग सिस्टम के अंदर देखती हूँ। अब मेटाबॉलिज्म को समझ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म। एक क्या होता है? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। ठीक है, और इसका मतलब होता है एनाबॉलिज्म का मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ मोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल या सब्सटेंस। ठीक है, ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? जैसे ग्लूकोज मैंने लिया, ठीक है, उसमें क्या करेगा वो ग्लूकोज, मैंने रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन ली उसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, वाटर में टूट जाएगा और एटीपी जनरेट करेगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया कैटाबॉलिज्म का। मतलब डाइजेशन हमारी बॉडी में जो भी होता है, डाइजेशन किसका एग्जाम्पल हो सकता है या रेस्पिरेशन किसका एग्जाम्पल हो सकता है? कैटाबॉलिज्म का। क्योंकि इसमें जो बायोमोलिक्यूल है वो छोटे छोटे कंपोनेंट में टूट रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में टूट रहा है, तो कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? इसी वाटर का या इसी कार्बन डाइऑक्साइड का या जो भी मेरे पास मोलिक्यूल निकलेगा, जैसे जब मैं फैट को तोड़ती हूँ तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। अब मैं इस फैटी एसिड या ग्लिसरॉल का यूज़ करूँ मैं TCA साइकिल में, ठीक है, क्रेब साइकिल में यूज़ करूँ कुछ अमाइनो एसिड बनाने के लिए या कुछ अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो क्या होगा? वो एनाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो तरह की रिएक्शंस आती हैं, जिसमें कई बार क्या होता है, एक सब्सटेंस को तोड़ना पड़ता है, कई बार एक सब्सटेंस की फॉर्मेशन करनी पड़ती है। जैसे हमारी बॉडी में विटामिन C की हेल्प से कोलेजन बनता है, कोलेजन प्रोटीन बनता है, कोलेजन फाइबर भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्रो करती है, स्ट्रेच करती है। तो विटामिन C का यूज़ करके जब कोलेजन बनाया जा रहा है तो वो क्या है? एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो लिविंग सिस्टम के अंदर तो होती ही है, पर मैं इसको लेबोरेटरी में इन विट्रो कंडीशन में भी परफॉर्म कर सकती हूँ। तो बताओ, जब मैं इसको नॉन लिविंग सिस्टम में भी परफॉर्म कर सकती हूँ और लिविंग सिस्टम में भी परफॉर्म कर सकती हूँ, तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता किसका? लिविंग बींग्स का। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल भी इसको बोलते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से मिलके बना है या दो सेल से मिलके बना है, मल्टीपल सेल से मिलके बना है। अगर वो सिंगल सेल से मिलके बना है, वन सेल से मिलके बना है, तो उसको यूनिसेलुलर बोल देंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। जैसे हमारी अमीबा होती है, ठीक है, जैसे हमारा पैरामीशियम होती है, यूग्लिना होती है, जैसे हमारा बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बहुत सारी सेल से मिलके बना होगा तो मल्टी सेलुलर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। जैसे हमारी स्पंजेस होती हैं, ठीक है, फिर हमारी बॉडी में टिश्यूज़ भी आते हैं, टिश्यू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करती हैं, जैसे नाइडेरिया के अंदर आ जाएगा। फिर हमारे ऑर्गन्स भी आते हैं, ठीक है, जैसे एनिलिडा के अंदर आ जाएंगे, है ना। एंड और फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम भी आएगा, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर आ गया, ह्यूमन बींग्स के अंदर आ गया। तो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन हमें नॉन लिविंग सिस्टम में देखने को नहीं मिलती, नॉन लिविंग सिस्टम में हम इसको नहीं देख सकते। तो ये क्या होगा? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये क्या है? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग सिस्टम का। इससे ऊपर मैं ये भूल गई करवाना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब जो भी चेंज होता है, जो भी चेंज आता है हमारे इन्वायरमेंट में, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करने की कैपेबिलिटी किसकी होती है? लिविंग बींग्स की होती है। जैसे अमीबा भी है, अमीबा को आप माइक्रोस्कोप के नीचे, किसी बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे और आप नीडल से उसको पिंच करोगे तो वो वहाँ से मूव कर जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम कर सकते हैं। लिविंग सिस्टम जैसे
पहाड़ को हम काट के रोड बना रहे हैं, पहाड़ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, पहाड़ रिएक्ट नहीं करता है। या फिर हम बोले गार्बेज की हीप रिएक्ट नहीं करती है, कोई रॉक या सॉइल रिएक्ट नहीं करती है, तो सिर्फ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लिविंग सिस्टम शो करता है। तो ये दोनों क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बींग्स के। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को डिटेल में समझते हैं। होम्योस्टेसिस होता क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म रेगुलेट करता है अपनी बॉडी की कंडीशंस, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द बॉडी। जैसे कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, लाइक कोई ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, या ब्लड शुगर को कर रहा है कंट्रोल या रेगुलेट। वाटर बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर जो होता है, वाटर बैलेंस को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। पीएच को कर रहा है, या आयनिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर रहा है। तो ये सब क्या होंगी, होम्योस्टेसिस के ही एग्जाम्पल होंगे। अब होम्योस्टेसिस क्यों इम्पोर्टेंट होती है? ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन करती रहे, फंक्शनल रहे। प्रॉपर फंक्शन होता रहे किसका, एंजाइम्स का प्रॉपर फंक्शन सोच के हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो मेंटेन रहे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मेंटेन रहे हमारी बॉडी के अंदर, और हम सर्वाइव कर पाएँ किसमें, चेंजिंग इन्वायरमेंट में। जैसे हम अब बोलते हैं कुछ फिशेस होती हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाती हैं, कुछ होती हैं जो सी वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाती हैं होम्योस्टेसिस की वजह से। कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पाते हैं या लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाते हैं होम्योस्टेसिस की वजह से। तो टू प्रिवेंट सेल एंड टिश्यू डैमेज हमें क्या करना पड़ेगा, होम्योस्टेसिस करना पड़ेगा। अगर हम विंटर में अपनी बॉडी का टेम्परेचर ह्यूमन बींग्स 37 डिग्री सेल्सियस ना मेंटेन कर पाएंगे तो हम मर जाएंगे, ठीक है। तो हमारे एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शनल के लिए, क्योंकि प्रॉपर पीएच और प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है कुछ एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे सर्वाइवलशिप के लिए, ताकि हमारी सेल्स और टिश्यू डैमेज ना हो। जैसे आपने वो सुना होगा, जब हम बहुत बर्फ़ वाले एरिया में चले जाते हैं तो हम स्नो बाइट बोलते हैं, स्नो बाइट हो जाता है, पहला हमारा वाइट होएगा पोर्शन, फिर ब्लैक हो जाएगा, और फिर वो इतना डैमेज हो जाता है कि हमें काटना पड़ता है, नहीं तो वो स्प्रेड हो सकता है बॉडी में, ऑर्गन को काटना पड़ता है। फिंगर्स में अगर हो गया तो फिंगर्स को काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम होम्योस्टेसिस ना कर पाए, बॉडी का टेम्परेचर ना मेंटेन कर पाए, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ होम्योस्टेसिस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आता है टेम्परेचर रेगुलेशन का। टेम्परेचर रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मतलब टेम्परेचर, रेगुलेशन मतलब उसको रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमन बींग्स का जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या करते हैं, हॉट अगर है तो हम स्वेटिंग करते हैं ताकि हमारी बॉडी कूल डाउन हो सके और हम इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। और कोल्ड इन्वायरमेंट में अगर होंगे हम तो शिवरिंग करेंगे, कांपेगी हमारी बॉडी, जिसकी वजह से हीट रिलीज होगी और हम 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर पाएंगे। ये किसका एग्जाम्पल है, थर्मो रेगुलेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह हमारा होता है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। किसी का ग्लूकोज अगर ड्रॉप हो जाता है तो उस इंसान को क्या आते हैं, एकदम से चक्कर आके वो गिर जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन होता है और हमारे अंदर ग्लूकागन होता है। ये दोनों ही हार्मोन होते हैं, पैनक्रियाज रिलीज करती है। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे अंदर जो ब्लड शुगर होता है उसको लोअर करके स्टोर कर देता है, एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर कर देता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज शुगर लेवल को या ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता है, ग्लूकागन स्टोर ग्लूकोज को बाहर रिलीज कर देता है, तो ये इंक्रीज करता है ब्लड शुगर। तो इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो उसको स्टोर कर देगा, मतलब ब्लड ग्लूकोज को कम कर देगा, ग्लूकागन ब्लड ग्लूकोज को हाई कर देगा। तो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन भी इम्पोर्टेंट है। वाटर बैलेंस को क्या बोलते हैं, जब हमारी बॉडी वाटर बैलेंस मेंटेन करती है तो उसको क्या बोलते हैं, ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। जैसे हमारी किडनी जो है वो वाटर रेगुलेट करती है बॉडी के अंदर, वाटर को रेगुलेट करेंगी और सॉल्ट कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेंगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेंगी बाय एडीएच हार्मोन। एडीएच क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है,
एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जिसको हमारी वैसोप्रेसिन सिक्रेट करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से किडनी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती है। और सॉल्ट हम नहीं लेंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो जब हम पानी का इंटेक कम करते हैं तो एडीएच रिलीज़ होता है और वो किडनी को सिग्नल देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करो ताकि हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस बना रहे। एक होता है पीएच, एक हम क्या पढ़ते हैं पीएच बैलेंस। पीएच बैलेंस हमारी ब्लड के अंदर कितना पीएच बैलेंस होता है 7.4 होता है हमारी बॉडी का ब्लड के अंदर जो पीएच लेवल होता है। तो ये बफरिंग का भी काम करता है, लंग्स में किडनीज में पीएच को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि होम्योस्टेसिस क्या है, क्या क्या टाइप के होम्योस्टेसिस होते हैं। ठीक है, थर्मल होम्योस्टेसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, एसिड बेस होम्योस्टेसिस। तो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, चाहे हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे होम्योस्टेसिस। मतलब मेंटेनेंस ऑफ ए कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस इज होम्योस्टेसिस। तो ये क्या है, लिविंग सिस्टम का ही एक करेक्टरिस्टिक्स है, नॉन लिविंग बींग्स के अंदर ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडेप्टेशन। क्या है एडेप्टेशन? एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिस भी कंडीशंस में रह रहा है, उसमें सर्वाइव करने के लिए कुछ फीचर्स या बिहेवियर को डेवलप कर ले। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है बाय विच ऑर्गेनिजम्स डेवलप फीचर्स को डेवलप करेगा और बिहेवियर्स को डेवलप करेगा डेट हेल्प देम, जो उन ऑर्गेनिजम्स की हेल्प करेंगे टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे एंड रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में, इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, हमारा एडेप्टेशन बोला जाता है। ठीक है, तो एडेप्टेशन किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में चेंज हो सकता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में चेंज हो सकता है, हमारे बिहेवियर में चेंज हो सकता है, ताकि हम किसी हैबिटेट में सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएँ, ताकि हमारे रिप्रोडक्शन की सक्सेस बढ़ जाए या इवोल्यूशन बढ़ जाए। ठीक है, तो हमारा डिफरेंट टाइप्स का होता है एडेप्टेशंस के टाइप की बात करें तो जैसे मैंने बात करी एडेप्टेशन के टाइप्स में, जैसे हमारा स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन होता है जिसको हम बोलेंगे मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन होती है हमारी मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। जैसे मोर्फोलॉजिकल मतलब जो हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे हाइट में, वेट में, लीव्स अगर पत्तों की बात करें प्लांट्स में तो पत्तों का साइज चेंज हो जाना, शेप चेंज हो जाना, तो ये सब क्या है फिजिकल फीचर्स हैं। तब जब फिजिकल फीचर्स में चेंज आता है तो उसको मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर के अंदर थिक फर हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में रहता है, तो थिक फर इन पोलर बियर, ताकि वो कोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सके। किसका एग्जांपल है, फिजिकल फीचर्स का। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है फिशेस की, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से फ्लोट कर सकें क्योंकि वो वाटर बॉडीज़ के अंदर रहती हैं। ये भी क्या है, फिजिकल फीचर है। लॉन्ग रूट होती है कुछ डेजर्ट प्लांट की, है ना, डेजर्ट प्लांट की, ये भी क्या है, मतलब फिजिकल फीचर है। या स्पाइंस होना किसके अंदर, कैक्टस के अंदर, ताकि उसको डेजर्ट कंडीशन के अंदर सर्वाइव करना है, ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहना है जहाँ पे पानी का लॉस उसको कम करना है, तो ये भी क्या है, फिजिकल फीचर्स है, मतलब मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आता है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है जब इंटरनल बॉडी के फीचर्स में चेंज हो। जब इंटरनल बॉडी फीचर्स चेंज होते हैं किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए, तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कैमल जो है वो डेजर्ट में रहता है, तो वो वाटर को स्टोर करने के लिए कंसनट्रेटेड यूरिन रिलीज़ करता है ताकि वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में स्टोर कर सके। जैसे कंगारू रेट हैं जो हमारे कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में पाए जाते हैं,
वो कैसे सर्वाइव होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं विदाउट वाटर, वो पानी पीते ही नहीं है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो वो एक उनका सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स हॉट इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का। एक हमारा टाइप होता है थर्ड टाइप है हमारे पास, वो होता है बिहेवियर, वो होता है मेरे पास बिहेवियरल एडेप्टेशन। जब एक्शंस में या बिहेवियर में चेंजेस आता है किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में एडेप्टेशन के लिए, जैसे बर्ड माइग्रेट करते हैं, साइबेरियन क्रेन आते हैं जैसे विंटर्स में इंडिया में, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट से बचने के लिए आते हैं, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, जब एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो स्प्रेड मतलब सर्वाइव ना कर सके या रिप्रोडक्शन ना कर सके, तो दूसरी इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे डेजर्ट जो एनिमल्स होते हैं वो नॉकटर्नल हैबिट शो करते हैं। नॉकटर्नल हैबिट का मतलब क्या होता है कि वो रात के टाइम में एक्टिव रहते हैं। माउस हो गया या जो भी हमारे स्नेक हो गए, जो भी हमारे डेजर्ट एनिमल है, दिन में क्या होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो जो हमारा रेत होता है डेजर्ट में, उसके सैंड होता है, उसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए रात को हमारा सैंड बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, तो रात को वो ठंडा होता है। तो नॉकटर्नल जो एनिमल्स हैं वो रात को निकलते हैं। जैसे बियर जो है वो हाइबरनेशन शो करता है। हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो सो जाता है ताकि उसको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, उसकी एनर्जी रिलीज़ ना हो, फूड की अवेलेबिलिटी भी उस टाइम कम होती है, तो वो हाइबरनेशन शो करता है। कौन, बियर। वो भी क्या है, बिहेवियर चेंजेस। एस्टिवेशन समर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप होती है फ्रॉग के अंदर। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे एडेप्टेशन के। क्या कह सकते हैं कि जो एडेप्टेशन है वो लिविंग बींग्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं पाया जाता। लास्ट करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, जब भी हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज देखें, चेंज इन इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज इन इन्वायरमेंट होता है स्टिमुलाई, ठीक है। तो किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट हम उसको सेंस करके रिस्पॉन्स शो करें। इस स्टिमुलाई फॉर एग्जांपल टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको मैं सेंस करूं और इस सेंस करके इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करूं, ठीक है, रिस्पॉन्स जनरेट करूं। अब ये स्टिमुलाई टेम्परेचर भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, कोई और अदर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, या कोई पोल्यूटेंट भी हो सकता है, है ना। उसके अगेंस्ट मैं उसको सेंस करके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट कर रही हूँ, तो ये मेरी क्या है, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करना एंड रिस्पोंड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है। क्या है ये, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू सेंस देयर इन्वायरमेंट, एंड रिस्पोंड टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई। जैसे हमारा टेम्परेचर, लाइट, कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, केमिकल हो गया, पोल्यूटेंट हो गया, तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस। तो मैं क्या कह सकती हूँ इसको, अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस है, क्या चल रहा है मेरे इन्वायरमेंट में, उसके अगेंस्ट मैं रिस्पॉन्स शो कर रही हूँ, तो मतलब मैं अवेयर हूँ। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, इट इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड क्रिस्टलाइजेशन। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अकेला हम ग्रोथ को नहीं बोल सकते क्योंकि नॉन लिविंग बींग्स भी शो करते हैं, बट इट इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग एज वेल, पर अकेला अगर ग्रोथ को बोले तो नहीं है। मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते ही हैं, पर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। क्रिस्टलाइज होने के बाद ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज। इसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी को क्या मैं बोल सकती हूँ, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ organisms present on earth
क्या कहलाएंगे? बायोडाइवर्सिटी। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो एस्टिमेटेड जो स्पीसीज है, एस्टिमेटेड स्पीसीज ये पूछा जाता है, एस्टिमेटेड स्पीसीज जो है अर्थ के ऊपर, जो आज तक हमने क्या कहेंगे उसको डिस्कवर कर लिए हैं, करेक्टराइज कर लिए हैं, तो अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जिनको आज तक डिस्कवर किया गया है, डिस्क्राइब किया गया, उनके करेक्टरिस्टिक्स किए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। डिफरेंट लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल पे हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, फर्स्ट लेवल क्या है हमारा, क्या है फर्स्ट लेवल हमारे पास? जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड लेवल होता है हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी। थर्ड लेवल हमारे पास क्या होता है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को अगर मैं समझूँ तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है जीन लेवल पे, जीन लेवल पे। अब जीन लेवल क्या होता है? सबने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? डीएनए, है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है ना। हम यही बोलते हैं कि ये इनहेरिट करता है इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स में, पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स या पेरेंट्स टू प्रोजेनी, यही बोलते हैं। अब ये डीएनए ना क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। हमारी बॉडी के अंदर ये सेल होती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर हम बोलते हैं कि डीएनए है। तो वो डीएनए कैसे है? क्रोमोसोम की फॉर्म में ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या भरा होता है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और कुछ प्रोटीन होते हैं। डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अब इसके अंदर ना अलग अलग लोकेशन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोकाई बोलते हैं या लोकस बोलते हैं। सिंगल लोकस और प्लूरल में लोकाई हो गया। लोकस क्या है? लोकेशन ऑफ ए जीन। अब जीन क्या होता है? डीएनए का छोटा पार्ट बन गया ये जीन। ठीक है, अब डीएनए का छोटा पार्ट नहीं बोलेंगे इसको, जीन हो गया ये। ठीक है, जीन क्या है? जीन के अंदर 3 मतलब हमारे कोडोन फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कोडोन फॉर्म में क्या होती है? इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब कोडोन कैसे पता चलेगा? अगर डीएनए पता है, डीएनए अगर पता है कि डीएनए के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो इनमें से कोई भी 3 नाइट्रोजिनस बेस, जैसे AAC भी हो सकता है, CCC भी हो सकता है, CUC भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये 3 नाइट्रोजिनस बेस मिलके कोडोन बनाते हैं और ये किसकी फॉर्मेशन करता है? एक जीन की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? जीन की। तो मैंने क्या बोला? हमारी सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए एक फॉर्म प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम मतलब डीएनए और प्रोटीन मिलके क्रोमोसोम में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग लोकेशन प्रेजेंट होती हैं। एक लोकेशन के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है। जीन क्या है? जब 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक जीन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया जीन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन इन जीन्स, जीन में वेरिएशंस आना, वेरिएशंस इन जीन, जीन के अंदर वेरिएशंस आना विद इन ए स्पीसीज, विद इन ए स्पीसीज या फिर एक पॉपुलेशन के अंदर। पॉपुलेशन क्या होती है? सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। ठीक है, तो एक स्पीसीज के अंदर या एक पॉपुलेशन के अंदर जब जीन के अंदर वैरायटी आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है? जेनेटिक वेरिएशंस बोला जाता है। जैसे बहुत इजी एग्जांपल क्या है? डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ राइस हम देखते हैं। ठीक है, वीट की वैरायटी देखते हैं, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग देखते हैं। ठीक है, या हम ह्यूमन बींग्स में अलग अलग उनके हेयर के कलर होते हैं। ह्यूमन बींग्स में देखो हर एक इंडिविजुअल के बाल की शेप अलग होगी, किसी के घुंघराले होंगे, किसी के स्ट्रेट होंगे, किसी के ब्लैक होंगे, किसी के वाइट भी हो सकते हैं, किसी के ब्लॉन्डे होंगे। ठीक है, तो किसी के हमारे अलग अलग होते हैं, हाइट अलग होती है, कोई छोटी हाइट का होता है, कोई बहुत लंबी हाइट का होता है, कोई एवरेज हाइट के होता है। तो ये क्या है? वैरायटी शो करते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है? अगर हम बायोलॉजी में देखें तो हम इसको किस एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी की? जेनेटिक डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी होगी ऑर्गेनिजम्स की किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, और उनका जो सर्वाइवल रेट होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई स्पीसीज जितनी ज़्यादा वैरायटी शो करती है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में जितनी ज़्यादा वैरायटी होंगी वो उतनी ज़्यादा उनके अंदर रेजिस्टेंस की पावर होगी किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट।
ठीक है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जीन लेवल पे कितनी वेरिएशंस हैं एक स्पीसीज के अंदर या फिर एक पॉपुलेशन के अंदर, जैसे वेराइटीज़ ऑफ राइस, वेराइटी ऑफ व्हीट, ब्रीड्स ऑफ डॉग, या ह्यूमन बींग्स के अंदर हाइट में जो वेरिएशंस होती हैं, उनकी आइरिस में, आइरिस कलर ऑफ आई, ठीक है, या हेयर कलर की बात कर सकते हैं, है ना, ये सब, या स्किन कलर की बात कर सकते हैं। इन सब में क्या देखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है। ये कैसे हेल्प करती है किसी स्पीसीज और पॉपुलेशन की, ये स्पीसीज या पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करती है, उसके सर्वाइवल रेट को बढ़ाती है, और एक पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर रेजिस्टेंस दिखाने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट डाइवर्सिटी आती है हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है एक गिवन एरिया में, कोई भी गिवन एरिया है, फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया का फॉर एग्जांपल मैप है, बहुत बेकार बनाया मैंने, और इस पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रही हूँ। एक गिवन एरिया के अंदर कितनी डिफरेंट स्पीसीज हैं, कितनी डिफरेंट स्पीसीज हैं, बर्ड की फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, बर्ड की कितनी स्पीसीज है, तो वो कितनी वैरायटी है और कितनी रिलेटिव अबेंडेंस है। रिलेटिव अबेंडेंस का मतलब एरिया के अकॉर्डिंग दूसरे एरिया से अगर हम कंपेयर करें तो इसमें कितनी ज़्यादा अबेंडेंट स्पीसीज हैं। तो गिवन एरिया के अंदर कितनी वैरायटी है, वैरायटी एंड रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ ए स्पीसीज, रिलेटिव abundance of a species is known as, of different species is known as species diversity. Relative abundance of different species and variety of different species in a particular given area is known as species diversity. जैसे हम ये बोलते हैं कि जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसमें हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। इसी तरह जब हम कोरल रीफ्स की बात करते हैं, कोरल रीफ्स की बात करते हैं तो उसमें भी मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी पैदा करती है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन करती है ना, इकोसिस्टम की हेल्थ भी ये मेंटेन करती है, हेल्थ को मेंटेन मतलब इंडिकेट करती है, मेंटेन नहीं, इंडिकेट करती है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि इसमें हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब कि एक स्टेबल इकोसिस्टम है और ये एक हेल्दी इकोसिस्टम है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स, वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम हैबिटेट्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन ए रीजन। जब क्या हो, वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स, वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स, हैबिटेट्स की वेराइटी, इकोसिस्टम की वेराइटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस की वेराइटी एक रीजन में क्या कहलाती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे एक रीजन है उसमें फॉरेस्ट भी पाया जाता है, फॉरेस्ट भी है, उसमें ग्रास लैंड्स भी हैं, जैसे इंडिया की बात करें उसमें ग्रास लैंड्स भी हैं, फॉरेस्ट भी है, डेजर्ट्स भी हैं, हमारी इंडिया में वेटलैंड साइट्स भी बहुत सारी हैं, है ना, कुछ मैरीन इकोसिस्टम भी है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी है। तो ये क्या करता है, ये क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, ये सपोर्ट करता है डिफरेंट या डाइवर्स लाइफ फॉर्म को ये सपोर्ट करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में ये हेल्प करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पे होती है, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम लेवल पे होती है, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या, हमने पढ़ा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, फाइबर के लिए, क्योंकि अलग अलग वैरायटी है स्पीसीज़ की, तो वो हमें मेडिसिन भी देती है, फूड भी प्रोवाइड करती है और फाइबर्स भी प्रोवाइड करती है। कुछ कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यूज़ भी हैं और इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी भी मेंटेन करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब कर चुके हैं साइंटिस्ट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप, जैसे राइस है या वीट है, वो कौन से टाइप की डाइवर्सिटी को या बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी को, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को या हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी को। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जीन लेवल पे डिफरेंस होने की वजह से डिफरेंट वैरायटी बनती है राइस की, वीट की। नेक्स्ट है कोरल रीफ्स आर कंसीडर्ड रिच इन बायोडाइवर्सिटी मेनली बिकॉज ऑफ हाई, क्या होती है वहाँ पे, हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है,
या फिर वहाँ पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है, क्लाइमेट डाइवर्सिटी होती है। तो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी में रिच बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, वेटलैंड है, ये टुगेदर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी को, स्पीसीज डाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को, या फिर पॉपुलेशन डाइवर्सिटी को। सो ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। एंड हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हम कर रहे थे। द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज, क्या बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा है, क्या बोलेंगे इसको, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। नेक्स्ट है, विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी डील्स विद वेरिएशंस विद इन द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के अंदर अगर वेरिएशंस आ रही हैं तो किस लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की, स्पीसीज की, जेनेटिक की, या कम्युनिटी डाइवर्सिटी की बात की गई है। तो जेनेटिक लेवल पे जब डाइवर्सिटी आती है तो एक सेम स्पीसीज के अंदर वैरायटीज़ आ जाती हैं, जैसे हमने राइस के बारे में पढ़ा, जैसे हमने वीट के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो फॉर, कितनी स्पीसीज डिस्क्राइब की गई हैं अभी तक, 1.7 to 1.8 मिलियन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में और सब ग्रुप में क्या कर दें, अरेंज कर दें। किसके बेसिस पे करेंगे, उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स अरेंजिंग, अरेंज कर रहे हैं किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर रहे हैं इन टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, उनकी सिमिलरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम अरेंज कर रहे हैं तो हमें अरेंज करने की ज़रूरत क्या है, जब बहुत लार्ज अमाउंट में हमारे पास स्पीसीज होंगी तो उनको इंडिविजुअली हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उनको अरेंज कर देते हैं। तो इसको ईजी वे में हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, सायरन से भी याद रख सकते हैं। सायरन, देखो सायरन से कैसे याद रख सकते हैं, SIREN, सायरन, ठीक है। सायरन मतलब स्टडी करने के लिए, इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है, तो उनको इंडिविजुअली हम स्टडी करेंगे तो हमारी पूरी लाइफ चली जाएगी, फिर भी हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उनको स्टडी करने के लिए हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। आई का मतलब क्या है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, अगर हमने नई स्पीसीज डिस्कवर की है तो वो कौन से ग्रुप में आती है, किस स्पीसीज, जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, है ना, रिलेशनशिप के लिए, उनकी इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए कि कौन सी स्पीसीज किससे इवोल्व हुई है, किसके साथ उसके फीचर्स मिलते हैं, कौन उनके एंसेस्टर थे, उनको नेमिंग करने के लिए। तो सायरन से हम याद रख सकते हैं कि स्टडी, आइडेंटिफिकेशन, रिलेशनशिप, एवोल्यूशन एंड नेमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जरूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन की। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, हमने पढ़ा 1.7 to 1.8 मिलियन, इसीलिए उनको क्या करना, उनकी स्टडी को ईजी बनाने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। उनको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल स्पीसीज इनटू स्मॉलर मैनेजेबल ग्रुप में हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। लोकल नेम्स होते हैं हर स्पीसीज के और कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं। तो हम साइंटिफिक नेम इसलिए देते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएं या यूरोप जाएं या एशिया जाएं, है ना, कहीं पे भी जाएं, हम उनको अगर उनका नाम ले रहे हैं तो सब उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, क्योंकि लोकल नेम अलग अलग होते हैं, अलग अलग रीजन में, कंट्री के अंदर ही अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको अलग अलग नेम मिल जाएंगे एक ही ऑर्गेनिज्म के। तो उसको ग्लोबली आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको साइंटिफिक नेम देते हैं। तो कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए नेमिंग की जाती है ना, जिसके लिए हमें साइंटिफिक नेमिंग की जरूरत पड़ती है, आइडेंटिफिकेशन की और ग्रुपिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की नीड यहाँ पे महसूस की गई। नेक्स्ट आती है हमारे पास टेक्सोनोमी। क्या आती है, टेक्सोनोमी, ठीक है। अब टेक्सोनोमी क्या होती है, टेक्सोनोमी क्या है, टेक्सोनोमी एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो किसके साथ डील करती है, जो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हम उसको आइडेंटिफाई, उसका नाम कैसे रखेंगे, उसकी नेमिंग
एंड उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। इन तीन चीज़ों के साथ जो डील करती है बायोलॉजी की ब्रांच, उसको क्या बोला जाता है, टेक्सोनोमी। क्या बोला जाता है, टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब जो टेक्सोनोमी है, इसकी जो टेक्सोनोमी टर्म है, वो टर्म किसने दी, एपीडी कैंडोले ने दी। ठीक है, एपीडी कैंडोले ने 1813 में दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। इसके फाउंडर कौन है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फाउंडर बोला जाता है, टेक्सोनोमी का फादर भी बोला जाता है। टेक्सोनोमी का फादर फादर किसको बोला जाता है, लीनियस को। फाउंडर कौन है, एरिस्टोटल है। टर्म किसने दी, एपीडी कैंडोले ने। और फादर ऑफ टेक्सोनोमी तो बहुत बार पूछा जाता है, लीनियस ने। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला जाता है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। बायोलॉजी की ही ब्रांच होती है जूलॉजी, जिसमें एनिमल की स्टडी की जाती है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी भी बोला जाता है। किसको, एरिस्टोटल को। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि टेक्सोनोमी क्या है, एक ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जहाँ पे ये डील करती है ब्रांच आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम है, जैसे फाउंडर ऑफ टेक्सोनोमी एरिस्टोटल। जो टर्म है टेक्सोनोमी, वो किसने दी है, एपीडी कैंडोले ने। फादर कौन है टेक्सोनोमी के, कैरोलस लीनियस है। इंडियन फादर कौन है टेक्सोनोमी के, सेंटापाउ। कौन है, सेंटापाउ है। फंडामेंटल एलिमेंट्स की बात करते हैं, या फिर हम बोले तो कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनोमी की बात करते हैं। इसमें तीन मेन कंपोनेंट आते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफाई करने के लिए हमें करेक्टराइज करना पड़ेगा कि किसी भी नई स्पीसीज के क्या क्या करेक्टर्स हैं। उसको पहले से जो हमें स्पीसीज नोन है उनके करेक्टर्स के साथ मैच करके, कंपेयर करके हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसकी नेमिंग करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। तो इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, करेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज करना। क्या करना, रिकॉग्नाइज करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को। ये डिटरमाइन करना कि ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। नोमेनक्लेचर में उसको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू हम क्या करते हैं, नेम प्रोवाइड करते हैं किसी भी न्यूली स्पीसीज को। फिर उसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग हिरार्कियल ग्रुप में या हिरार्कियल कैटेगरी में, है ना, कि भाई ये इसकी किंगडम कौन सा है, इसकी क्लास कौन सा है, इसकी ऑर्डर कौन सी, इसकी स्पीसीज कौन सी, इसकी जीनस कौन सा है। ठीक है, तो टेक्सोनोमी के तीन कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करते हैं, नोमेनक्लेचर जिसमें उसको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करता है, क्लासिफिकेशन जिसमें उसकी हायरार्कियल कैटेगरीज के थ्रू उसको क्लासीफाई किया जाता है। अब इस टेक्सोनोमी के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी बायोलॉजी में। ये हमारी स्टडी को, जब हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसको इजी बनाती है और सिस्टमेटिक वे में हम उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। जैसे उसके करेक्टर को स्टडी करेंगे, फिर उसके नाम को, फिर उसके क्लासिफिकेशन को। ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करती है। अगर हमने कोई नई स्पीसीज डिस्कवर की है तो उसके करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगी। ये एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम उसको यूनिवर्सली या फिर बोलें कि ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये क्या शो करती है, ये शो करती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करती है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, रिलेशनशिप शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी। हमारे पास दो टाइप्स होते हैं मेन, तो टेक्सोनोमी के दो टाइप होते हैं टेक्सोनोमी के, जिसमें हमारा क्लासिकल टेक्सोनोमी होती है और एक मॉडर्न टेक्सोनोमी होती है। क्लासिकल टेक्सोनोमी जो हमारे ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होती है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वही फिजिकल कैरेक्टर्स, फिजिकल मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, देख सकें, है ना, ऑब्जर्व करके पता लगा सकें कि क्या डिफरेंस है। जो भी हमारे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल ट्रेट होती हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या ट्रेट्स, उनको क्या बोला जाता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे हाइट ऑफ द प्लांट या ह्यूमन बींग्स, लीव्स के साइज़ या उनकी शेप। ठीक है, कितनी ब्रांचेस हैं। ठीक है, स्टोमेटा किस टाइप का है, स्टोमेटा टाइप हो गया। रूट के क्या टाइप हैं, रूट टाइप्स,
फिब्रस है, एडवेंटिशियस हैं, ये सब क्या इसमें आते हैं, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं और इनको मैं क्या कर सकती हूँ, ऑब्जर्व कर सकती हूँ। ये जो क्लासिकल टेक्सोनोमी है ये ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमी है, विजिबल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे अगर मैं शेप्स ऑफ लीव्स के ऊपर बेस क्लासीफाई करूँ किसी ऑर्गेनिज्म को, या फ्लावर के बेसिस पे, या प्लांट के बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे करूँ, तो वो किसके अंदर आएगा, क्लासिकल टेक्सोनोमी के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है मॉडर्न टेक्सोनोमी। मॉडर्न टेक्सोनोमी डील करती है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के साथ, मतलब एक्सटर्नल के भी डील करती है ये, और इंटरनल जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको भी ये डील करती है। जो भी हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है कि पहले ऑर्गेनिज्म जाइगोट बनेगा या फिर उसके बाद मोरुल आएगी, गैस्ट्रुल आएगी, है ना, इस तरह से हम स्टेजेस को भी देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म किन किन स्टेजेस के थ्रू गुजरेगा। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनिज्म कैसे इकोलॉजिकली दूसरी स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो वो सब भी हम मॉडर्न टेक्सोनोमी में स्टडी करते हैं। ठीक है, एक बार हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स की टेक्सोनोमी और भी होती है हमारे पास। जैसे क्लासिकल टेक्सोनोमी होती है। क्लासिकल टेक्सोनोमी का बेसिस क्या होता है हमारे पास, क्लासिकल टेक्सोनोमी हमारी ट्रेडिशनल टेक्सोनोमी है जो मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है, मतलब एक्सटर्नल हमारे करेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है। जो भी हम देख सकते हैं करेक्टर्स, विजिबल करेक्टर्स जो देख के पता लगाए जा सकें, उनके ऊपर जो बेस्ड होती है वो क्या है, हमारी क्लासिकल टेक्सोनोमी है। जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की शेप ऑफ लीव्स के बेसिस पे अगर मैं प्लांट्स को क्लासीफाई करूँ तो वो क्लासिकल टेक्सोनोमी के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास होती है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी बहुत सारे करेक्टर्स को इंक्लूड करती है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करती है और मैथमेटिक्स का यूज़ करती है करेक्टर्स को नंबरिंग करने के लिए, उनको इक्वल वेटेज देने के लिए, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, फेनोग्राम्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फेनोग्राम्स प्रोड्यूस करती है, मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करती है ट्रेड्स का। साइटोटेक्सोनोमी सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जैसे सेल के अंदर क्रोमोसोम कैसे है ना, कितना नंबर है क्रोमोसोम का, साइज क्या है, क्या बिहेवियर शो करते हैं क्रोमोसोम, तो वो सब सेल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। और सेल स्ट्रक्चर मतलब साइटो मतलब सेल टेक्सोनोमी इसको बोला जाता है। हम प्लांट का क्लासिफिकेशन, एनिमल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं साइटो टेक्सोनोमी के बेसिस पे। इसमें क्रोमोसोम के नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। कीमोटेक्सोनोमी, कीमो मतलब केमिकल, तो यहाँ पे जो केमिकल प्लांट के प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है प्लांट के, है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या रिलीज़ करता है प्लांट, जैसे कुछ प्लांट्स वैक्स रिलीज़ करते हैं, है ना, कुछ सेंट रिलीज़ करते हैं, तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो ये ग्लू रिलीज़ करते हैं, फैक्स बनाते हैं प्लांट्स, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो केमिकल्स की स्टडी करके कि किसी प्लांट में क्या क्या केमिकल पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो कीमोटेक्सोनोमी के अंदर आता है। जैसे प्लांट्स के अंदर हम मेटाबोलाइट्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। फाइलोजेनेटिक्स क्या है, फाइलोजेनेटिक्स को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हम देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर क्या थे, वो कौन सी स्पीसीज से क्लोज रिलेटेड है ना, कौन से ऑर्गेनिजम्स की या कौन सी स्पीसीज के कॉमन एंसेस्टर हैं। ये सब हमें पता चलता है जब हम एंसेस्ट्री को या शेयर्ड करेक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो ये इवोल्यूशन को पता लगाने में या फर्दर इवोल्यूशन के चांसेस क्या है उसको पता लगाने में हेल्प करता है। फिर हमारे पास आता है मोलिकुलर टेक्सोनोमी। मोलिकुलर बेसिस पे क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करता है। जैसे डीएनए आरएनए के बेसिस पे प्रोटीन सीक्वेंस क्या है किसी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज के अंदर, है ना, उनके बेसिस पे जब हम डीएनए आरएनए या प्रोटीन सीक्वेंसेस के बेसिस पे जब हम स्टडी करते हैं तो वो मोलिकुलर टेक्सोनोमी होता है। ये एक्यूरेट है, मॉडर्न है और ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी शो करता है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, मोलिकुलर टेक्सोनोमी का यूज़ करते हैं जीन, मतलब एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए, या जीन सीक्वेंसिंग के बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स की टेक्सोनोमी है। अब हमारे पास क्या आती है, टेक्सोनोमिकल
एड्स आती हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स मतलब कौन कौन सी एड्स का हम यूज़ करते हैं टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए। तो हमारी डिफरेंट टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? टूल्स एंड रिसोर्सेज, दीज आर टूल्स एंड रिसोर्सेज, दीज आर टूल्स एंड रिसोर्सेज, जो क्या करती हैं, जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, जो क्लासीफाई करने में हेल्प करती हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स को एग्जैक्टली या करेक्टली स्टडी करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जो भी टूल या रिसोर्सेज हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में, क्लासीफाई करने में या स्टडी करने में यूज़ करते हैं, तो वो क्या है? टेक्सोनॉमिकल एड्स है। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स आर डिवाइसेस और मेथड दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो मैं इसको क्या बोलूँगी? दीज आर डिवाइसेस और मेथड्स। ये डिवाइसेस होते हैं या फिर मेथड्स होते हैं जो क्या करते हैं? डेट हेल्प, जो किस में हेल्प करते हैं? आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा पेपर सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? डिवाइसेस है, मेथड्स हैं जो हेल्प करती हैं आइडेंटिफिकेशन में, नेमिंग में एंड क्लासिफिकेशन में, किसकी? ऑर्गेनिजम्स की। तो डिफरेंट टाइप्स की टेक्सोनॉमिकल एड है एज पर एनसीईआरटी। हर्बेरियम का यूज़ करते हैं, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, कीज, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राम्स होते हैं, कैटालॉग्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस होता है प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज का। यहाँ पे हम क्या करते हैं? हर्बेरियम शीट का यूज़ करते हैं। हर्बेरियम शीट होती है, हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट के ऊपर हम ना क्या करते हैं? पहले जैसे सुखा लेंगे पत्तों को या एनिमल्स को, है ना। मोस्टली ये प्लांट्स के लिए ये होता है, लीव्स वगैरह की स्टडी करने के लिए, फ्लावर्स वगैरह की स्टडी करने के लिए। तो हम क्या करते हैं? उनको ड्राई करेंगे, उनको प्रेस करेंगे और उनको वहाँ पे प्रिजर्व कर लेंगे प्लांट स्पीसीज को किस में? हर्बेरियम शीट के ऊपर। ठीक है, तो जो भी हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग ही हम हर्बेरियम शीट्स को यहाँ पे क्या करते हैं? उनको अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर प्रोसीजर की बात करें, हर्बेरियम को कैसे यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम फील्ड विज़िट करेंगे और फिर हम अपने फील्ड विजिट करके जो भी हमें स्पेसिमेन, जो भी प्लांट हमें क्या करना है? कलेक्ट करना है, उसको कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे स्टेप होता है स्पेसिमेन कलेक्शन का। सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं, ड्राई करते हैं। जैसे हम हर्बेरियम शीट के ऊपर उसको प्रेस करेंगे और ड्राई करेंगे, सुखाएंगे उसको। ठीक है, फिर उसको माउंटिंग करेंगे और उसको लेबल करेंगे, उसकी लेबलिंग करते हैं और फिर वो क्या हो जाता है? प्रिजर्व हो जाता है। तो उसकी क्या हो जाती है? प्रिजर्वेशन हो जाती है। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। पहले हम स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे, उसको माउंट करेंगे और उसकी लेबलिंग करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है? हम बोटेनिकल गार्डन्स विजिट करते हैं या हमारे फॉरेस्ट विजिट करते हैं, तो जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, उनके लीव्स वगैरह, उनकी रूट्स वगैरह, उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे हर्बेरियम शीट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि हम क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पेसिमेन कलेक्शन कर रहे हैं, तो स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए हम एक फॉर एग्जांपल हम हर्बेशियस प्लांट जो होते हैं उनकी स्पीसीज ढूंढ रहे हैं। तो उनके जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनके हम लीव्स को कलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या? स्पेसिमेन कलेक्शन, जिसमें 5-6 प्लांट के हम 5-6 लीव्स क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। अब फिर दूसरा स्टेप क्या है? प्रेसिंग एंड ड्राइंग। इसमें क्या करते हैं? हम न्यूज़पेपर शीट्स पे या मैगजीन के पेपर के ऊपर हम क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं अपनी लीव्स को, ताकि उसकी और उसको हम सुखाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं? प्रेस करते हैं और बार बार उसको थोड़े थोड़े दिन में क्या करते हैं? न्यूज़पेपर को चेंज करते हैं ताकि उसके ऊपर फंगल ग्रोथ ना हो। ठीक है, तो ताकि वो प्रॉपरली सूख भी जाए और उस पर फंगस भी ना लगे। इसको बोला जाता है प्रेसिंग एंड ड्राइंग। फिर हम क्या करते हैं? उसकी माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं?
यहाँ पे जो ड्राइड सैंपल होता है उसको ग्लू की हेल्प से हम पेस्ट कर देते हैं। ग्लू की हेल्प से क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और उसको एक पॉलीथीन की हेल्प से कवर कर लेते हैं। कई बार हम यहाँ पे फंगीसाइड भी स्प्रे करते हैं ताकि उस पर फंगस ना लगे फ्यूचर में, है ना, और उसको उस पर हर्बेरियम शीट पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। फिर उसकी लेबलिंग होती है। लेबलिंग में जैसे हम लिखते हैं उसका हाइट कितना है ना, हाइट क्या है। जैसे ये हर्बेरियम शीट है तो यहाँ पे हम लेबलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लेबलिंग करते हैं जिसमें हम उसका फैमिली नेम लिखेंगे, फैमिली नेम लिखेंगे, जीनस नेम लिखेंगे, स्पीसीज नेम लिखेंगे और उसके करैक्टरिस्टिक्स जैसे हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, कलर क्या है, डेट ऑफ कलेक्शन भी लिखेंगे, लोकेशन भी लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। तो हम क्या क्या कौन कौन से करैक्टर्स यहाँ पे कौन कौन से लेबलिंग में कौन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, फैमिली नेम, जीनस नेम, स्पीसीज नेम और करैक्टरिस्टिक्स जैसे हाइट, वेट, है ना, डेट कि कब हमने उसको कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, लोकेशन भी। फिर स्टोरेज आता है, स्टोरेज जिसमें हम प्रिजर्वेशन करते हैं, उनको हम मेटलिक कप बोर्ड्स में स्टोर करते हैं ताकि इंसेक्ट से, पेस्ट से, फंगस से उनको बचाया जा सके, ठीक है। हाँ ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, हर्बेरियम शीट की बात करें तो बहुत सारे हर्बेरियम स्पेसिमेन हैं। जैसे म्यूज़ियम नेचुरल हिस्ट्री पेरिस के अंदर 6 मिलियन से भी ज़्यादा हर्बेरियम स्पेसिमेन को स्टोर करके रखा गया है। कहाँ पे, म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, म्यूज़ियम नेचुरल हिस्ट्री ये कहाँ पे है, पेरिस में है। पेरिस में यहाँ पे ओवर 6 मिलियन स्पीसीज़ को हर्बेरियम स्पेसिमेन की फॉर्म में स्टोर करके रखा गया है। एक हमारा हर्बेरियम है, हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, लखनऊ में है, इंडिया में, लखनऊ इंडिया में है, ठीक है। ये कितने हर्बेरियम स्पेसिमेन को स्टोर करके रखा हुआ है, यहाँ पे 80,000 स्पेसिमेंस को स्टोर करके रखा हुआ है। इंडिया का 2 और हमारे हर्बेरियम सेंटर हैं, एक है मद्रास में, मद्रास हर्बेरियम है, ये कोयम्बटूर के अंदर है, ठीक है, कोयम्बटूर इंडिया, ठीक है। इसमें 1,50,000 हर्बेरियम स्पेसिमेंस को स्टोर करके रखा गया है। एक हमारे पास होता है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ठीक है। इसको हम इंडियन बोटेनिकल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। ये शिवपुर कोलकाता के अंदर है, शिवपुर कोलकाता के अंदर है, ये भी इंडिया में है, ठीक है। यहाँ पे 2 मिलियन हर्बेरियम स्पेसिमेन को स्टोर करके रखा गया है, ठीक है। लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा है, लार्जेस्ट हर्बेरियम की बात करें तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन के अंदर ये लार्जेस्ट हर्बेरियम है। यहाँ पे 6.5 मिलियन जो हमारे हर्बेरियम शीट्स हैं, स्पेसिमेंस हैं, उनको स्टोर करके रखा गया है। तो दोबारा से हम देख लेते हैं इसको। देखो, म्यूज़ियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री पेरिस में यहाँ पे 6 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास हर्बेरियम शीट है। हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया, इसमें 80,000 है। मद्रास हर्बेरियम इंडिया में ही है, ये इसमें 1,50,000 है। इसको सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता के अंदर 2 मिलियन है। और लार्जेस्ट हर्बेरियम की बात करें तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन में 6.5 मिलियन हर्बेरियम स्पेसिमेन यहाँ पे स्टोर करके रखे गए हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर्बेरियम से आता है वो हर्बेरियम शीट के साइज़ से आता है कि हर्बेरियम जो शीट होती है उसका साइज़ क्या होता है। तो उसका साइज़ होता है 11.5 × 16.5 इंचज़, ठीक है। ये होता है उसका 11.5, वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, 2 साइड इक्वल होंगी, 11.5 टू 16.5 इंचज़। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 41 सेंटीमीटर टू 29 सेंटीमीटर, ठीक है, 41 सेंटीमीटर टू 29 सेंटीमीटर। और इंचज़ में बात करें तो 11.5 टू 16.5 हमारा इंचज़ उसका क्या होता है, डायमेंशंस होते हैं हर्बेरियम शीट के। हमारे पास क्या आता है, बोटेनिकल गार्डन आते हैं। बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो बोटेनिकल गार्डन क्या है, लिविंग कलेक्शन होता है प्लांट्स का, जैसे बोटेनिकल गार्डन या जू होगी हमारी एनिमल्स के केस में देखें तो ये साइंटिफिक स्टडी में हेल्प करती हैं और कंजर्वेशन में हेल्प करती हैं, स्पीसीज़ के कंजर्वेशन में हेल्प करती हैं। इसका पर्पस क्या होता है बोटेनिकल गार्डन बनाने का, कि हम प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं कि कैसे उनकी ब्रांचेज है, कैसे उनकी
रूट्स कैसी हैं, उनके लीव्स कैसे हैं, ठीक है, मोर्फोलॉजी को, वो रिप्रोडक्शन कैसे शो करते हैं, सीड से ग्रो कर जाते हैं, है ना, कैसे ग्रो करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में बिहेवियर कैसे शो करते हैं, और जो रेयर स्पीसीज होती है ना उनके कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स, या एनिमल के केस में देखें तो जूस आती हैं, ठीक है। तो ये सब किस में हेल्प करते हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो क्यू गार्डन है हमारा यूके के अंदर, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन इंडिया में क्या है, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, कहाँ पे है, इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास म्यूज़ियम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम एक प्लेस होता है जहाँ पे हम प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं। जैसे बहुत सारे आपने लैब के अंदर देखा होगा, एक ऐसे वुडन बॉक्स होता है, उसके ऊपर ना बहुत सारे इंसेक्ट को स्टोर कर रखा होता है, या स्केलेटन स्टोर कर रखे होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के, फोसिल्स स्टोर कर रखे होते हैं, आर्टिफैक्ट एनिमल्स को स्टोर कर रखा होता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, हम स्टडी करना चाहते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए और एजुकेशन पर्पज़ से, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी हम म्यूज़ियम क्रिएट करते हैं स्टडी के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए और एजुकेशन के लिए। जैसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम लंदन में, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में, ये इसके एग्जांपल है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम लंदन में और इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में, इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आगे, जूलॉजिकल पार्क सेम होते हैं बोटेनिकल गार्डन की तरह ही, ये भी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी में हेल्प करते हैं, रेयर स्पीसीज को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आती हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं उसके बाद यहाँ पे मोनोग्राफ्स की, मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरा की बात करते हैं। मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरा पहले, कीज़ की बाद में बात करेंगे, पहले मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरा की बात करते हैं। मोनोग्राफ्स क्या करते हैं, सिंगल टेक्सोन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, सिंगल टेक्सोन का मतलब क्या है, देखो जब हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी पढ़ेंगे, जैसे किंगडम, फाइलम, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, तो ये किंगडम एक सिंगल टेक्सोन है, ये फाइलम एक टेक्सोन है। तो ये जो हमारी क्लासिफिकेशन की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है ना, ये टेक्सोन होती हैं। तो जब हम सिंगल टेक्सोन को डिटेल में स्टडी करते हैं, जैसे फैमिली को स्टडी करते हैं, या हम जीनस को स्टडी करते हैं, स्पीसीज को स्टडी करते हैं, तब हम मोनोग्राफ का यूज़ करते हैं या फ्लोरा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरा में तो क्या होता है, सिस्टमेटिक अकाउंट होता है सारे प्लांट्स का जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, और कैसे हम उसका अकाउंट रखते हैं, आइडेंटिफिकेशन की के थ्रू। तो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा का मतलब है सिस्टमेटिक अकाउंट, एक सिस्टमेटिक अकाउंट होता है ऑफ ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स का जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, इन ए पर्टिकुलर एरिया, और किसकी हेल्प से हम सिस्टमेटिक अकाउंट रखते हैं, विद आइडेंटिफिकेशन की हेल्प से, विद आइडेंटिफिकेशन कीज़ की हेल्प से, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय हुकर, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय हुकर, किसका एग्जाम्पल है, हमारा फ्लोरा का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, फ्लोरा का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं फ्लोरा में एंड हमारा मोनोग्राफ में क्या डिफरेंस होता है। मोनोग्राफ में और फ्लोरा में क्या डिफरेंस है। मोनोग्राफ क्या होते हैं, ये डिटेल्ड या फिर बोले कंप्रीहेंसिव स्टडी करेंगे किसी सिंगल टेक्सोन की। ये क्या करते हैं, डिटेल्ड स्टडी प्रोवाइड करते हैं, डिटेल्ड या कंप्रीहेंसिव स्टडी ऑफ अ सिंगल टेक्सोन, जैसे कि भाई हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जीनस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एक ही फोकस करती है ऑन वन टेक्सोन, एक टेक्सोन के ऊपर फोकस करती है, चाहे वो फैमिली है, स्पीसीज है, कुछ भी है, ठीक है। और जो हमारे फ्लोरा होते हैं वो बहुत सारी स्पीसीज को बट एक पर्टिकुलर रीजन की स्पीसीज को डील करते हैं, ठीक है। इसमें हम फ्लोरा में क्या करेंगे, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी कैटलॉगिंग करेंगे, पर यहाँ पे हम स्पेसिफिक टेक्सोन को, जो हमारा टेक्सोन होता है, कोई एक पर्टिकुलर फैमिली होती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी डेप्थ स्टडी करते हैं। तो मोनोलॉग के अंदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसका, टेक्सोनोमी क्या है, वो सब हमारा इंक्लूड होता है किसके अंदर, मोनोग्राफ के अंदर।
जैसे मैं स्टडी कर रही हूँ या मोनोग्राफ क्रिएट कर रही हूँ जीनस फाइकस के अंदर, तो फाइकस के अंदर उसकी क्या मॉर्फोलॉजी है, फाइकस के अंदर कौन कौन सी वैरायटी आती हैं, उन सबको स्टडी करूँगी। उनकी एनाटॉमी क्या है, उसका इकोलॉजिकल वैल्यू क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी टैक्सोनॉमी क्या है, वो सब स्टडी करूँगी। ठीक है, पर जो फ्लोरा होते हैं उसमें हम स्पीसीज के डिस्क्रिप्शन देते हैं, किसका, आइडेंटिफिकेशन कीज़ का यूज़ करके, उसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं, जैसे फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि जो फ्लोरा होता है उसमें बहुत सारे प्लांट्स को या बहुत सारे प्लांट्स को हम स्टडी करते हैं, पर रीजन पे फोकस करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन पे, रीजनल फोकस हम करते हैं। मोनोग्राफ में क्या होता है, एक टेक्सोन पे हम फोकस करते हैं और उसी का डिटेल्ड स्टडी करते हैं, उसी की क्या करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कीज़ की, कीज़ की बात करते हैं। कीज़ क्या है, एनालिटिकल टूल्स हैं। दीज आर एनालिटिकल टूल्स used for identification, used for identifying unknowing organisms, identifying unknown organisms। अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एनालिटिकल टूल्स होते हैं, कीज़, जो कंप्यूटराइज्ड कीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, दो तरह की की होती है हमारे पास, एक होती है डाइकोटोमस की, जिसमें दो अल्टरनेटिव कीज़ एक हर स्टेप पे प्रेजेंट होती हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती हैं। टू अल्टरनेटिव्स होते हैं इसमें, टू अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट होते हैं की के अंदर हर एक स्टेप पे, ईच स्टेप। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीज़ होती हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीज़। कीज़ क्या है, हमारे कंप्यूटराइज्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं क्लासिफिकेशन के, उसमें की बना दी जाती हैं कैरेक्टर्स की, वही कीज़ होती हैं। दूसरे टाइप की होती है पॉलीक्लेव की। इसमें मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल अल्टरनेटिव होंगे हर एक स्टेप पे। तो की क्या करती हैं, आइडेंटिफिकेशन को, किसी भी नए ऑर्गेनिजम्स की या प्लांट की आइडेंटिफिकेशन को सिंपल बना देंगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, कीज़ क्या है, कीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए अननोन ऑर्गेनिजम्स को यूज़ की जाती हैं। ईच की पोजेस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, और वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को पेयर में वो पोजेस करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। तो ईच की पोजेस क्या पोजेस करती है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को पोज करती है इन पेयर्स में पोजेस करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन कपलेट्स के बीच में हमें चॉइस बनानी होती है जब भी हम किसी पर्टिकुलर फीचर को या ट्रेट को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट यूज़ की जाती है की में, उसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ए स्टेटमेंट यूज्ड इन अ की इज़ नोन एज लीड, उसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए एक सेपरेट टेक्सोनोमिक की बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है, एक एनालिटिकल आर्टिफिशियल डिवाइस है। क्या है ये, एनालिटिकल आर्टिफिशियल डिवाइस है जो आइडेंटिफिकेशन करता है किसके लिए, अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो, एक एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक लीड होगी। लीड में क्या लिखा होगा, डज इट हैव फर, ये एक लीड है। डज इट हैव फर, ये क्या है, एक लीड है। अब यहाँ पे मैंने बोला दो पेयर के कैरेक्टर्स होंगे, एक लिखा होगा नो, एक लिखा होगा येस। ठीक है, अब मैंने नो सिलेक्ट कर लिया तो फिर एक लीड आएगी, डज इट हैव डज इट हैव फेदर्स। ठीक है, फेदर्स क्या स्पेलिंग लिख दी, ठीक है, THER फेदर्स। ठीक है, ये एक लीड है। अब दो कपलेट की होंगी यहाँ पे, येस और नो। इस तरह से ये लीड करता जाएगा आगे। अगर यहाँ पे उसने बोला कि डज इट हैव फर है, तो मतलब ये क्या है, मैमल है। ठीक है, मैमल है, ये आइडेंटिफाई होगी, ये कैरेक्टराइज हो गया। अब अगर यहाँ पे भी येस आ गया तो मतलब फेदर है, तो नीचे की तरफ आएगा कि बर्ड हो गया। ठीक है, अगर नहीं है तो फर्दर इसके पास आगे दो लीड आएंगे कि ड्राई स्किन है या मॉइस्ट स्किन है। अगर ड्राई स्किन है, रेप्टाइल है, मॉइस्ट स्किन है, तो फिर पूछेंगे स्केल है या नो स्केल है। ठीक है, वो भी लीड है। तो यहाँ पे दो कपलेट होते हैं दो पेयर में, और एक क्या होती है, लीड। तो ये लीड है और ये दोनों क्या है, कपलेट है। ये की होती है हमारे पास।
हमारे पास क्या है, मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या कंसिस्ट करते हैं, मैनुअल्स के अंदर क्या होता है, मैनुअल्स जो होते हैं इसमें इंफॉर्मेशन होती है जितनी भी स्पीसीज एनिमल्स की एक स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट है उन सब की इंफॉर्मेशन ये कंसिस्ट करता है। ठीक है, मतलब कितना एरिया वो कवर कर रही है, कौन कौन सी फैमिली है, क्या साइंटिफिक नेम है, तो ये क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट all the species of animals of a specific area एक स्पेसिफिक एरिया में कितनी एनिमल्स की स्पीसीज हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस किस बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि क्या एरिया कवर करा जा रहा है, एरिया कवर्ड क्या है, फैमिलीज़ क्या हैं, है ना, उन कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही हैं स्पीसीज, साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम्स क्या हैं। ठीक है, ये सब इसके अंदर होता है। कैटालॉग्स क्या होते हैं, कैटालॉग्स क्या होते हैं, इसमें पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज की इंफॉर्मेशन होती है पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। तो ये क्या कंसिस्ट करते हैं, कंसिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज के बारे में, और वो किस में होती है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं, किसमें, कैटलॉग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटिक के बारे में स्टडी करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज। क्या मेन पर्पस होता है हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, इंक्रीज स्पीसीज नंबर, स्पीसीज नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, स्टडी फोसिल्स की स्टडी करना चाहते हैं सिर्फ, या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ऑर्गेनिज्म को, मैनेजेबल ग्रुप्स में एलिमिनेट करना चाहते हैं लोकल नेम्स को। तो क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पे, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ऑर्गेनिजम्स को मैनेजेबल ग्रुप में। नेक्स्ट है, द टर्म टेक्सोनोमी वॉज गिवन बाय, टर्म टेक्सोनोमी किसने दी थी, यहाँ पे एरिस्टोटल कौन थे, एरिस्टोटल ने क्या किया था, डिफाइन किया था टेक्सोनोमी को। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, लीनियस है। टर्म किसने दी हमारे पास, हमें APD कैंडोले ने। जॉन रे क्या है, इन्होंने स्पीसीज दी थी, हमारे पास स्पीसीज तक की टर्म दी थी। द फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ये तीनों ही कंपोनेंट होते हैं टेक्सोनोमी के, पर इवोल्यूशन इसका कंपोनेंट नहीं होता। नेक्स्ट है, क्लासिकल टेक्सोनोमी इज मेनली बेस्ड ऑन, क्लासिकल टेक्सोनोमी जो होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, DNA और RNA के ऊपर। क्लासिकल क्या थी हमारी, ओल्ड टेक्सोनोमी थी, जो किसके ऊपर बेस्ड थी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थी। और जो मॉडर्न टेक्सोनोमी थी उसमें सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे थे, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स भी और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। विच टाइप ऑफ टेक्सोनोमी यूजेस DNA एंड RNA फॉर क्लासिफिकेशन, कौन सी टेक्सोनोमी है जो DNA RNA को एज क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करती है, साइटोटेक्सोनोमी। ये सेल के स्ट्रक्चर को यूज़ करती है, जिसमें मेनली हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं। केमोटेक्सोनोमी, केमिकल, जैसे हम प्लांट्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बेसिस पे क्या करें, क्लासीफाई करें। मोलिकुलर टेक्सोनोमी क्या करती है, हमारी DNA RNA का यूज़ करती है। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी कंप्यूटराइज्ड होती है, जैसे की वगैरह का यूज़ करके, राइज्ड है ना, जैसे कीज़ का यूज़ करके, आइडेंटिफिकेशन कीज़ का यूज़ करके हम करें क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्सोनोमिकल एड। हर्बेरियम भी टेक्सोनोमिकल एड है, बोटेनिकल गार्डन भी और जूलॉजिकल पार्क भी, बट माइक्रोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी मेनली यूजेस, किसका यूज़ करती है, मॉर्फोलॉजिकल ओनली। मॉर्फोलॉजिकल का कौन यूज़ करती है, क्लासिकल टेक्सोनोमी यूज़ करती है। फोशियल का यूज़ कौन करेगी, जब हम इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक टेक्सोनोमी जब हम करेंगे, फाइलोजेनेटिक टेक्सोनोमी। स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर का भी यूज़ नहीं करती है, किसका यूज़ करती है, हाँ, स्टैटिस्टिक्स एंड टेक्सोनोमी का यूज़ कौन करती है, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी यूज़ करती है। सिस्टमैटिक्स डील विद, सिस्टमैटिक्स हम समझते हैं क्या होती है। सिस्टमैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट डील्स विद, जो किसके साथ डील्स करती है, आइडेंटिफिकेशन भी करेगी ये, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर जिसमें ये नेमिंग करेगी, साइंटिफिक नेमिंग प्रोवाइड करेगी, क्लासिफिकेशन, और इसमें क्या आ जाती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखो टेक्सोनोमी में और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है। टेक्सोनोमी में ये 3 स्टेप आते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक में एक और स्टेप ऐड हो जाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
ठीक है। इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी स्टडी की जाती है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो जितनी भी टेक्सोनोमी है वो सिस्टमेटिक्स का पार्ट होती है, बट सिस्टमेटिक इज नॉट द पार्ट ऑफ टेक्सोनोमी। तो यहाँ पे क्या आता है, ओल्ड टेक्सोनोमी, ओल्ड टेक्सोनोमी इज पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स का पार्ट होती हैं, बट नॉट ऑल सिस्टमेटिक्स, बट नॉट ऑल सिस्टमेटिक्स इज टेक्सोनोमी, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि ये सारी टेक्सोनोमी किस में इंक्लूड की गई, सिस्टमेटिक्स में, बट सिस्टमेटिक्स को टेक्सोनोमी में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि टेक्सोनोमी के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी नहीं किया जाता है, ठीक है, नहीं किया जाता है। तो देखो इसमें जो वर्ड है हमारा सिस्टमेटिक्स, वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है, सिस्टमा। लैटिन वर्ड क्या है, सिस्टमा, जिसका मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक कैरोलस लीनियस ने यूज़ किया था। किसने यूज़ किया था, कैरोलस लीनियस ने यूज़ किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लीनियस, सिस्टमेटिक इज द डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी जो किसके साथ डील करती है, काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और उनके बीच में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में डील करती है। अब ऑब्जेक्टिव्स या कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें आइडेंटिफिकेशन आता है, जिसमें वही बात है, ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाएगा या दूसरी स्पीसीज से डिस्टिंग्यूश किया जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड डिस्टिंग्यूश किया जाएगा। फिर नोमेनक्लेचर आएगा जिसमें साइंटिफिक नेमिंग की जाएगी उस स्पीसीज की जो भी आइडेंटिफाई की गई है। ICBN रूल फॉलो किया जाएगा फॉर प्लांट्स। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, है ना, ये किसके लिए, प्लांट्स के लिए, और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स के लिए ICBN कोड और प्लांट्स के लिए ICBN कोड और एनिमल्स के लिए ICZN कोड फॉलो किया जाएगा साइंटिफिक नेमिंग के लिए। क्लासिफिकेशन की जाएगी कि स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, कौन सी फैमिली में आता है ना, कौन से ऑर्डर में आता है, कौन सी क्लास के अंदर आता है कोई ऑर्गेनिज्म, कौन से फाइलम के अंदर आता है, कौन से किंगडम के अंदर आता है, ये सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा हिरार्कियल ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाएगा। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी किया जाएगा। फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रॉ करके, जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या रिलेशनशिप है स्पीसीज के बीच में, अमंग स्पीसीज क्या रिलेशनशिप है, और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री के थ्रू, जिसकी वजह से हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता चल जाएगा, ठीक है। अब सिस्टमेटिक की ब्रांचेस की बात करें, ब्रांचेस ऑफ सिस्टमेटिक्स, ब्रांचेस ऑफ सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं, ब्रांचेस ऑफ सिस्टमेटिक्स। तो इसमें हमारे पास अल्फा टेक्सोनोमी आती है, अल्फा टेक्सोनोमी आती है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, स्पीसीज को डिस्क्राइब करते हैं मतलब, और उनकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या आती है हमारे पास, बीटा टेक्सोनोमी आती है। बीटा टेक्सोनोमी में हम हायर कैटेगरीज के अंदर स्पीसीज को अरेंज करते हैं। हायर कैटेगरीज के अंदर मतलब जेनेरा के अंदर, फैमिलीज के अंदर हम क्या करेंगे, स्पीसीज को अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इन हायर कैटेगरीज, हायर कैटेगरीज मतलब जेनेरा, फैमिलीज, इनके अंदर हम बीटा टेक्सोनोमी में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं। अल्फा टेक्सोनोमी में आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नेमिंग आती है, और इसमें क्या आता है, अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इन हायर कैटेगरी। हायर कैटेगरी का मतलब क्या है कि जेनेरा और फैमिलीज़ में क्या करेंगे, हम उनको अरेंज करेंगे। एक होती है हमारे पास क्लैडिस्टिक सिस्टमेटिक्स या फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स, इसको फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का यूज़ करके करेक्टराइज करती है स्पीसीज को, ठीक है। एक होती है हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी भी बोलते हैं इसको, और फेनेटिक टेक्सोनोमी भी बोलते हैं। ये ओवरऑल सिमिलरिटी देखती है। ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलरिटी देखती है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, और ये क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज़ करती है,
ठीक है। तो अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि सिस्टमेटिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है बायोलॉजी के अंदर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये ऑर्गेनाइज करेगी बायोडाइवर्सिटी को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को ऑर्गेनाइज करेगी, मैनेज करेगी, उसको उसकी डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। इवोल्यूशनरी इंसाइट देगी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से स्पीसीज से हमारा ऑब्जर्व हुआ है। कंजर्वेशन बायोलॉजी में भी इंडेंजर्ड स्पीसीज को, कीटोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर भी, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, फॉरेस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में भी ये हेल्पफुल रहती है। हमारे पास यहाँ पे आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो है वो किसने दिया? नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम प्रोवाइड करना, साइंटिफिक नेमिंग करना। क्या करना? साइंटिफिक नेमिंग करना ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि लोकल नेम अलग होते हैं और हमारे पास साइंटिफिक नेम इसलिए दिए जाते हैं कि किसी भी लोकेशन में जाके हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकें या स्टडी कर सकें। ठीक है। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना। ये जो नोमेनक्लेचर है किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने दिया। इसके फाउंडर बायोलोमियन सिस्टम के कौन है? कैरोलस लीनियस है। इसको फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोला जाता है। ठीक है। देखो, बाई का मतलब क्या है? टू। नोमियल का मतलब क्या है? नेम, दो नेम देना। ठीक है, दो नाम देना। किस में आते हैं? बाइनोमियल सिस्टम में दो नाम दिए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को। अब यहाँ पे कैरोलस लीनियस की दो बुक आती है, एक स्पीसीज प्लांटारम जिसमें उन्होंने प्लांट्स की नेमिंग की है, एक सिस्टमा नेचुरा जिसमें उन्होंने एनिमल्स की नेमिंग की है। दो बुक है यहाँ पे कैरोलस लीनियस की, जिसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है दो नाम देना। ठीक है, वो भी हमें पढ़ेंगे क्या क्या नाम देना होता है। दो नेमिंग करते हैं, दो नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने दो बुक लिखी है, एक है स्पीसीज प्लांटारम जिसमें उन्होंने प्लांट्स की नेमिंग की है, एक है सिस्टमा नेचुरा जिसमें उन्होंने एनिमल की क्या की है? नेमिंग की है। फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कैस्पर बोहिम। फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया? कैस्पर बोहिम ने प्रपोज किया अपनी बुक पाइनेक्स में। कौन सी बुक में? पाइनेक्स के अंदर, अपनी बुक पाइनेक्स के अंदर। अब देखो, वेराइटीज ऑफ नोमेनक्लेचर, दो तरह के नाम होते हैं। एक वर्नाकुलर नेम होता है जिसको लोकल नेम बोलते हैं, जो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर रीजन में अलग होगा। एक साइंटिफिक नेम होता है जो ग्लोबल नेम बोला जाएगा, क्योंकि उसको कहीं भी चले जाओ ये सेम रहेगा। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसमें दो नेम दिए जाते हैं। फर्स्ट नेम जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है। फर्स्ट नेम क्या होता है? जेनेरिक नेम होता है। जैसे सोलानम ट्यूबरोसम में सोलानम नेम क्या है? जेनेरिक नेम है, जीनस नेम है। ठीक है, जेनेरिक नेम है, ये इसके जीनस को बताता है। सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जो स्पीसीज को बताता है, जो स्पीसीज को बताता है ट्यूबरोसम। जैसे यहाँ पे ट्यूबरोसम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। दो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, जिसके फादर क्या है? कैरोलस लीनियस है। एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा क्या है? जीनस नेम है या जेनेरिक नेम है। इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीसीज नेम है, स्पीसीज को बताता है। ये एल क्या है? ये लीनियस को बताता है। हम यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखते टाइम हम साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया है उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं और डॉट लगा के लिखते हैं, इसीलिए लीनियस के फर्स्ट लेटर एल को यहाँ पे लिखा गया है और डॉट लगा के लिखा गया हुआ है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हमने बात की सोलानम ट्यूबरोसम। सोलानम क्या है? जेनेरिक नेम, ट्यूबरोसम क्या है? स्पीसीज को बताता है। अब जब भी हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो नोमेनक्लेचर हम किसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं? ICBN के अकॉर्डिंग हम जब प्लांट्स का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, और ICZN को फॉलो करते हैं जब हम एनिमल का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, मतलब एनिमल्स की नेमिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो नेमिंग करते हैं जब हम क्या रूल फॉलो करेंगे? लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, इसमें चेंज नहीं होता। लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे। फर्स्ट नेम जीनस होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेकंड नेम हमारा स्पीसीज एपिथेट होगा जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे इंडिका स्टार्ट हो रहा है। प्लांट्स में टोटोनिम्स भी वैलिड होते हैं। टोटोनिम्स का मतलब क्या है? जिसमें हमारा टोटोनिम्स में हमारा रिपीट होते हैं नेम्स, जैसे
स्पीसीज नेम और हमारा जो जीनस नेम होगा वो सेम होगा। तो प्लांट्स के अंदर टोटोनिम्स वैलिड नहीं होते, पर एनिमल्स के अंदर टोटोनिम वैलिड होते हैं। जैसे रेक्टस रेक्टस है ना, रेक्टस रेक्टस रेट का साइंटिफिक नेम है जिसमें जीनस नेम और स्पीसीज नेम दोनों सेम है, ठीक है, पर प्लांट्स के अंदर टोटोनिम वैलिड नहीं होते। जब इनको हाथ से लिखा जाता है तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, और जब इसको प्रिंट किया जाता है तो इटालिक्स में इसको प्रिंट किया जाता है, ठीक है। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया? लामार्क ने प्रपोज किया। एग्जाम्पल की बात है कोर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, इसमें 3 नाम है, कोर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, गोरिला गोरिला गोरिला। जैसे ब्रासिका ओलिरासियाई वेराइटी क्या है? कैपिटेटा कैबिस है। एकेकिया नीलोटिका वेराइटी क्या है? इंडिका इंडियन बुलबुल। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के एग्जाम्पल है, जिसमें वेराइटी भी बताई जाती है, स्पीसीज की वेराइटी बताई जाती है, सब स्पीसीज बोल सकते हैं, सब स्पीसीज बताई जाती है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में। जैसे ये जीनस नेम है, ये स्पीसीज नेम है, और ये हमारा सब स्पीसीज नेम है या वेराइटी नेम है। ये भी हमारा क्या है? जीनस नेम है, ये स्पीसीज नेम है, ये क्या है? टोटोनिम है, जिसमें जीनस नेम और स्पीसीज नेम सेम है। गोरिल्ला क्या है? सब स्पीसीज या वैरायटी नेम है। ब्रासिका ओलिरासियाई हमारा स्पीसीज नेम है, ब्रासिका जीनस नेम है, वैरायटी इसमें क्या है? कैपिटेटा। कैपिटेटा क्या है? इसकी वैरायटी बताता है, ये सब स्पीसीज बताता है, जैसे कैपिटेटा कैपिस से बिलोंग करता है। एकेकिया नीलोटिका में एकेकिया जीनस नेम है, नीलोटिका स्पीसीज नेम है, वैरायटी क्या है इसकी? इंडिका इंडियन बुलबुल, ठीक है। पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर 1750 से पहले यूज़ किया गया था, इसमें बहुत बड़ा नाम होता था, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास एक ही है, अब इसको यूज़ नहीं करते। कैरियोफाइलम सेक्सेटिलिस फोलिस ग्रामिनियस अम्बेलेटिस कोरम्बिस, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता था, यही नेम आज हमें पता है पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर में। उसके अलावा 1750 के बाद पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर नाम देना बंद हो गए थे, ठीक है। फिर आती है हमारे पास टेक्सोनोमिक कैटेगरी। जब हम एक हिरार्कियल स्टेप्स में ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कर देते हैं, उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको रैंक दे देते हैं, उनको अलग अलग टेक्सोन या ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो ऑल कैटेगरी क्या फॉर्म करती है? एक टेक्सोनोमिकल हिरार्की फॉर्म करती है। ये हमारे पास क्या है? टेक्सोनोमिकल हिरार्की है। लीनियस ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी 5 कैटेगरी। आज जो हम फॉलो करते हैं 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज फॉलो करते हैं, बट ये 18 भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब इनकी सब कैटेगरी भी बन जाती हैं। जैसे किंगडम 7 कैटेगरी जो आज हम फॉलो करते हैं, उसमें सबसे हमारी हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे लोअर होती है स्पीसीज। स्पीसीज जैसे हम बात करें डॉग की, एक स्पीसीज डॉग की, एक जैसे जर्मन शेफर्ड है, वो एक स्पीसीज है। अब बहुत सारे डॉग्स हैं, वो जीनस के अंदर आएंगे, बहुत सारे जीनस फैमिली के अंदर, बहुत सारी फैमिली ऑर्डर के अंदर, और बहुत सारे ऑर्डर एक क्लास के अंदर, बहुत सारे क्लास एक फाइलम के अंदर। जैसे हमारा यहाँ पे एनिमल किंगडम है ना, एनिमल किंगडम होता है, एनिमल किंगडम में भी हमारे कोडेटा नॉन कोडेटा होते हैं, ठीक है। और अगर हम क्लासेस की बात करें, जैसे पाइसिस के अंदर ओस्ट्रिक्थाइस कॉन्ट्रिक्थाइस क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो किंगडम फाइलम में डिवाइड हो जाता है, फाइलम क्लास में, क्लास ऑर्डर में, ऑर्डर फैमिली में, फैमिली जीनस में, जीनस स्पीसीज में। इस तरह से ये क्या बन जाती है? हमारी ये टेक्सोनोमिक हिरार्की बन जाती है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, अगर डिफरेंट टेक्सोनोमिकल हिरार्की के बेसिस पे, तो किंगडम क्या आएगा? ये प्लांटाई के अंदर आएगा कि प्लांट्स के अंदर आएगा। डिवीजन इसका एंजियोस्पर्म्स है कि इसके अंदर सीड बनते हैं, फ्रूट बनता है। क्लास डाइकोटिलीडोन्स के अंदर आता है, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका? सेपेंडेल्स आता है, डाइकोटिलीडोन 2 कोडोन बनते हैं। फैमिली एनाकार्डियासियाई आती है, जीनस मैंगीफेरा आता है, स्पीसीज मैंगीफेरा इंडिका आती है। वीट की बात करें तो वही किंगडम क्या है? दोनों का सेम है। डिवीजन क्या है? सेम है। ये इसकी क्लास क्या थी? डाइकोटिलीडोन 2 कोटिलीडोन बन रहे थे। इसकी क्लास क्या है? मोनोकोटिलीडोन। वीट में क्या होता है? सिंगल कोटिलीडोन। ऑर्डर इसका क्या है? पोलेसियाई। यहाँ के बाद ये डिफरेंट हो जाएंगे। फैमिली क्या है? पोआसियाई। जीनस क्या है? ट्रिटिकम। स्पीसीज क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। अब टेक्सा की सुफिक्स होता है। सुफिक्स क्या होता है? जैसे हम उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं ना, उसी तरह होता है सुफिक्स। सुफिक्स क्या होता है? प्रत्यय, जो हिंदी में आपने पढ़ा होगा, प्रत्यय जो बाद में लगता है, मतलब वर्ड के लास्ट में जो लगता है वो होता है सुफिक्स। जैसे डिवीजन की बाद में हमारा फाइटा लगेगा, ये इचलर ने दिया था। ये किसने दिया था? इचलर ने। या फाइटा लगेगा, या कई बार हमारा जैसे स्पर्म है, स्पर्म ए ई लग गया।
सब डिवीजन में फाइटीना लगेगा, क्लास में ओप्सीडा या फाइसियाई लगेगा, ये लीनियस ने दिया था। ऑर्डर में एल्स लगेगा, फैमिली में एसियाई जोनरे लगेगा। और जीनस और स्पेसिस के लिए हमारे फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मतलब जो भी कंटेंट हमने स्टडी किया। अब हमारे पास रह गया है यहाँ पे एक टॉपिक जिसमें हमें बात करनी है स्पेसिस की। स्पेसिस कंसेप्ट रह गया और स्पेसिस रह गया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आज जो हमने टॉपिक अभी किए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक्स डील विद। सिस्टमेटिक्स किसके साथ डील करती है? नेमिंग ऑफ प्लांट्स ओनली, डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ओनली, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। किसके साथ डील करती है सिस्टमेटिक्स? सिस्टमेटिक्स डील्स विद डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द टर्म स्पीसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने दी है टर्म स्पीसीज? लीनियस ने दी है। लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, टेक्सोनोमी दी है। डार्विन ने फिंचेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इवोल्यूशन में, है ना। जॉन रे ने स्पीसीज दी है, स्पीसीज टर्म दी है। अच्छा, स्पीसीज वाले क्वेश्चन अभी हमने नहीं किए तो इसको स्किप करते हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? जॉन रे ने, इसने स्पीसीज टर्म दी है। एरिस्टोटल ने या लीनियस ने या लमार्क ने? तो किसने दिया है हमारे पास? लीनियस ने दिया है। फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर कौन है? लीनियस। साइंटिफिक नेम को किस में लिखते हैं हम? लैटिन भाषा में लिखते हैं। मैंगीफेरा इंडिका, द वर्ड मैंगीफेरा रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंगीफेरा वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और इंडिका किसको? स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट साइंटिफिक नेम? कौन सा करेक्ट साइंटिफिक नेम है यहाँ पे? मैंगीफेरा इंडिका या मैंगीफेरा इंडिका कौन सा है? सी है, मैंगीफेरा इंडिका, क्योंकि हमारा जीनस नेम में कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्पीसीज नेम हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। टोटोनिम्स क्या होते हैं? टोटोनिम्स में हमारा जीनस नेम और स्पीसीज नेम सेम होता है, जो हमारा प्लांट्स में वैलिड नहीं होते पर एनिमल्स में वैलिड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अलाउड इन एनिमल्स ओनली। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया है? लमार्क ने प्रपोज किया है। ठीक है, विच टेक्सोनोमिक कैटेगरी कम्स जस्ट अबो जीनस? जीनस के ऊपर कौन सी कैटेगरी आती है हमारी? कौन सी आती है? फैमिली आती है। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक हिरार्की, क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा टेक्सोनोमिक हिरार्की का? किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है।